बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में एक बार फिर से गवर्नमेंट कॉलेज कोलैद की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। इस हिंदी विषय की कक्षा में आज हम द्वितीय वर्ष के सेकंड पेपर जो नाटक और एकांकी के नाम से है, जिसमें 2 नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। पहला नाटक अंधेर नगरी, दूसरा नाटक हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो नाटक है, आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा से मैं अब हस्तिनापुर पर अपने विचार रखूंगा। यह नाटक की आज कथा वस्तु पर हम विचार करेंगे, इसकी कथा वस्तु के बारे में जानेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, नंद किशोर जी आचार्य द्वारा 1992 में इस पौराणिक पृष्ठभूमि पर यह नाटक लिखा गया है और इस नाटक को महाभारत युद्ध के उपरांत की घटनाओं पर लिखा गया है। बहुचर्चित नाटक है यह और कथा वस्तु जो है इसकी महाभारत से संबंधित है। और यह नाटक जो पौराणिक कथावृत्त है, ये महाभारत का एक विशिष्ट कोई प्रसंग है, एक उसको आधार मान करके लिखा गया है। इसमें नाटककार ने महाभारत के कुछ महान जो व्यक्ति हैं उनकी वास्तविकता से हमें परिचित कराया है। वास्तविकता का मतलब उनकी गलतियों से, उनके लिए गए निर्णयों के परिणाम जो दुष्परिणाम पैदा हुए, उनके दुष्परिणामों पर यहाँ प्रकाश डाला है इस नाटक के द्वारा। इसके लिए नाटककार ने महाभारत के एक अंश से संबंधित कथा को अपने ही ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या है इसकी कथा वस्तु? देखिए, प्रस्तुत इस नाटक में महाभारत का वह पक्ष सामने रखा है जो मूल कथा जो महाभारत की थी उसमें क्या है वो प्राय उपेक्षित रह गया, वो मूल कथा के अंतर्गत दब गया, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती या नहीं हुई। तो इस नाटक में जो नारी की जो पीड़ा है उसकी सशक्त ढंग से व्यंजना की गई है और वह भी एक दासी के द्वारा। नाटक जो है इसकी कथा वस्तु का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र और गांधारी के हस्तिनापुर छोड़ करके वन को प्रस्थान करने से। जब महाभारत होता है उसमें कौरव वंश जो होता है, कौरव के जो होते हैं वो सभी कौरव भी जब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके बाद जो धृतराष्ट्र है, गांधारी है, दोनों पति पत्नी, जो राजा होता है हस्तिनापुर का, वह हस्तिनापुर को छोड़कर वन गमन करने के लिए प्रस्थान करता है। वहां से यह नाटक प्रारंभ होता है और विदुर भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने के लिए तैयार होते हैं। विदुर की जो माँ है सुभा, एक नया पात्र इस नाटक में गढ़ा है विदुर की माँ के रूप में, उसका नाम है सुभा, जो कल्पित नाम है ये। वह जाने से इनकार कर देती है तो विदुर द्वंद्व में पड़ जाते हैं, पीशुपश में पड़ जाते हैं। उनकी माँ शुभा कुरु मुक्त राज्य में खुशी खुशी रहने की बात कहती है। कुरु मुक्त राज्य मतलब यहाँ पर पांडवों का राज्य शुरू हो जाता है, कौरव वंश का नाश हो जाता है और युधिष्ठिर पांडवों की तरफ से हस्तिनापुर के नए राजा बनते हैं। कुंती भी धृतराष्ट्र के साथ वनगमन करने का निश्चय करती है। वह यह सोचकर करती है कि यह सोचकर निर्णय लेती है कि कहीं ऐसा वहां की जनता या लोग यह न सोचें कि धृतराष्ट्र और गांधारी को इन पांडवों ने
राज्य से बाहर निकाल दिया, इसलिए वह भी उनके साथ जाना चाहती है। तो कथा वस्तु में उत्तराधिकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अंबिका और अंबालिका जो प्रमुख पात्र हैं, कृष्णद्वैपायन जो वेद व्यास है, कृष्णद्वैपायन के नियोग से कराई गई संतान उत्पत्ति का इसमें वर्णन है कथा वस्तु में। इसमें भीष्म और सत्यवती ने उन रानियों की पीड़ा की कोई चिंता नहीं की, वो अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहते हैं। अंबिका ने भीष्म पर अनेक आक्षेप लगाए हैं। दासी शुभा जो विदुर की माँ है, उसके योग्य पुत्र विदुर के रहते हुए भी अंधे धृतराष्ट्र को राजा बनाने का निर्णय लिया गया। शुभा ने कुंती से भीष्म प्रतिज्ञा के दुष्परिणामों की चर्चा की है और कुरु वंश की परंपरा की आलोचना की है। ये इसकी एक छोटी कथा वस्तु है। हस्तिनापुर नाटक की कथा वस्तु के अगर विभाजन की हम बात करें तो आधार की दृष्टि से यह नाटक की कथा वस्तु प्रसिद्ध है, उत्पाद्य है, मिस्र में से प्रसिद्ध प्रख्यात कथा वस्तु है। ये इसका आधार प्रसिद्ध महाभारत इतिहास ग्रंथ है ही। इसमें कल्पना का भी थोड़ा पुट है। नाटक में विदुर की माँ का नाम शुभा रखा गया है, वह भी एक कल्पित पात्र है, दासी है और पत्नी भी है। वही नाटक केंद्रीय पात्र इसमें शुभा दासी है। उसी से संबंधित कथा वह आधिकारिक कथा है, मुख्य कथा है, जो नाटक में शुरू से लेकर और अंत तक फैली हुई है। उसे ही कुरुमुक्त राज्य में रहने की अभिलाषा की पूर्ति का फल मिला है। लेखक नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों के निर्वाह के लिए कभी इच्छुक नहीं रहा। यहाँ वह उसने कुरुवंश की रूढ़ परंपरा का इस नाटक में विरोध किया है। बस ये मुख्य कथा है इसकी। इसमें कौन कौन सी कथा है, चाहे सत्यवती के विवाह से पहले के वर्णन है, कुंती और अंबिका संबंधी कथा भाग को प्रासंगिक कथा इसमें कहा है। जो आधिकारिक कथा है उसको पोषण करती रहती है, उसको गति प्रदान करती है, उसको सहयोग प्रदान करती है। तो मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी इसमें चलती रहती हैं। इसमें भीष्म द्वारा अंबा, अंबिका और अंबालिका के अपहरण की बात, सत्यवती के कानीन पुत्र की घटनाएं इसमें जुड़ी हैं। तो घटना संकलन और गौण कथाओं का होना, अर्थात गौण कथाएं भी इसमें हैं, और उन गौण कथाओं का आधिकारिक या मुख्य कथा से संबंध होना, यह आवश्यक है। और इस आवश्यकता को यहाँ नाटककार ने बखूबी निभाया है और यह विशेषता इस नाटक में संपूर्ण है। तो मुख्य कथा है इसमें और सहायक कथाएं भी हैं, गौण कथाएं भी हैं। विशेषताओं की बात करें तो इस नाटक की कथा वस्तु उद्देश्य की दृष्टि से उपयुक्त है। प्राथमिक रूप से कह सकते हैं कि कथा वस्तु अधिक लंबी और उलझी हुई नहीं है, तो इस कारण से अभिनय में कठिनाई पैदा नहीं होती। मंच पर इसका मंचन किया जाना संभव है। इसमें दासी जो मुख्य पात्र है, शुभा जो विदुर की माँ है, उसको नाटक के केंद्रीय पात्र बनाया गया है, सूत्रधार है इस नाटक की और एक ऐसी मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत किया है नाटककार ने, और भोक्ता भी है। जो इस नाटक के अंतर्गत जो मुख्य समस्या है, स्त्रियों की समस्या, नारी के अधिकारों की समस्या, नारी के शोषण की समस्या, नारी को उपेक्षित करने की जो बात कही गई है पुरुष प्रधान समाज के द्वारा या परंपरा के अनुसार, परंपरा के दबाव में, परंपरा के निर्वहन के बहाने, उस समस्या को यहाँ प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने इसमें नई एक नाट्य तकनीक के पक्षों का उद्घाटन किया है, ये कह सकते हैं। इसमें कथा वस्तु में संकलन त्रय के निर्वाह का पूरा ध्यान रखा गया है। कथा वस्तु में 4 फ्लैशबैक दृश्य हैं, उनका भी प्रयोग करके कथा वस्तु में एक रस और उसे जीवंत दृश्यता प्रदान की गई। कथा वस्तु में कृष्णद्वैपायन अर्थात वेद व्यास
का अंबिका के कक्ष में प्रवेश यद्यपि अंबिका को अप्रत्याशित लगता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन कथा वस्तु में ये आकस्मिकता अत्यंत नाटकीय है और कथा में तनाव उत्पन्न करने वाली है। अंबिका नियोग के लिए देवर भीष्म की प्रतीक्षा करती है। वह वर्णन पाठक में कौतूहल उत्पन्न करने वाला है, तो कौतूहलता से भी ये नाटक अपने आप में परिपूर्ण है कथा वस्तु की दृष्टि से। शोभा, इस कथा वस्तु में शोभा जो है बहुत वृद्ध महिला है, उसका चलना फिरना कठिन है। इस कारण रंगमंचीय दृष्टि से उसकी केंद्रीय भूमिका अपने आप में एक कठिनाई पैदा करती है। कुंती कुरुवंश और हस्तिनापुर के इतिहास से परिचित है, भुक्तभोगी है, बाहरी व्यक्ति नहीं है, फिर भी उसका श्रोता मूल प्रश्नकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाना भी इसमें करता है। कथा वस्तु उसके रंगमंच पर प्रस्तुत करने की दृष्टि से कठिनाई पैदा करने वाली नहीं है, यह इसकी एक विशेषता है और यह विशेष कथा वस्तु मानवीय संवेदना को जगाने में सक्षम है। अंबिका और शोभा दो पात्र हैं, उसके द्वारा किया गया नारी की जो पीड़ा है उसका पूरा मर्म स्पर्शी वर्णन इसमें किया गया है, जो दर्शक को या पाठक को अपने आप में बांधे रखती है। तो इस प्रकार पूरी जो कथा वस्तु है नाटक के लिए उपयुक्त है। इसमें स्वाभाविकता, नाटकीयता, रोचकता, कौतूहल उत्पादकता, सुगठितता और अपने लक्ष्य की ओर उद्देश्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य की ओर तीव्र गति से बढ़ते जाने की ये विशेषताएं इसमें देखने को मिलती है। अब मैं इसके साथ इस पर बात करूंगा कि इसका जो नामकरण किया गया है हस्तिनापुर, यह नाम हस्तिनापुर क्यों रखा गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी, इसकी क्या विशेषताएं हैं नामकरण की, उस पर थोड़ा बात करें। देखिए, कोई भी रचना जो होती है वो बिना नामकरण के संभव नहीं होती है, इसलिए उसकी पहचान के लिए सबसे पहले यदि किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वह नामकरण की ही होती है। नामकरण से ही रचना की पहचान होती है, इसलिए उसकी पहचान के लिए रचना का कोई ना कोई शीर्षक देना बहुत जरूरी होता है। महाभारत से संबंधित नाटक खूब लिखे गए हैं, तो इसलिए अपने नाटक की पहचान के लिए नंदकिशोर जी आचार्य ने यहाँ पर हस्तिनापुर नाम दिया है। देखिए, नामकरण लिखने के लिए कुछ अलग विशेषताएं होती हैं, नामकरण देने के लिए कुछ अलग ही कारण होते हैं। क्या है कि नामकरण सरल होना चाहिए, नामकरण के लिए छोटा नाम होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें एक नवीनता होनी चाहिए, अर्थात नवीनता का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। जो नाम पहले रख दिए गए हैं उसमें थोड़ी सी नवीनता हो तो दर्शक या पाठक उससे जुड़ जाते हैं जल्दी। और मौलिकता होनी चाहिए, सांकेतिक होनी चाहिए, समस्या की ओर संकेत करने वाला ऐसा शीर्षक कोई रखना चाहिए रचना का, कौतूहल उत्पन्न करने वाला हो, रहस्यात्मकता हो और रचना का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता उस शब्द में, उस शीर्षक में होना चाहिए। तो हस्तिनापुर जो नाटक है, शीर्षक इसके अंतर्गत ये सारी विशेषताएं हैं। इसका रहस्य नाटक के अंत में खुलता है जब शोभा कहती है कि मैं अब कुरु मुक्त हुए हस्तिनापुर में रहूंगी, तो इसकी बहुत समय से ये कामना थी। तो ये नामकरण जो है अपने आप में पूर्ण है। अब इस शीर्षक का आधार क्या है? देखिए, हस्तिनापुर नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है और यह नाटक का जो शुरुआत है वो धृतराष्ट्र और गांधारी के वनगमन के निर्णय के साथ शुरू होती है। पांडव जो होते हैं महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राज्य अपने हाथ में ले लेते हैं, वो संभालते हैं पूरा राज्य, और नाटक में उत्तराधिकारी का जो वर्णन है वह हस्तिनापुर राज्य के लिए। शोभा और जो गांधारी होते हैं वो सभी हस्तिनापुर में ही रहकर बातें कर रहे हैं। तो नाटक के अंत में शोभा कुरु मुक्त हस्तिनापुर राज्य में ही रहने की बात कहती है। इस प्रकार ये सब हस्तिनापुर नाटक के शीर्षक के लिए एक उपयुक्त आधार ही है। औचित्यता की दृष्टि से
नाटक आदि का कोई भी शीर्षक नायक या नायिका जैसे पात्र के नाम पर रखा जाता है या किसी विशेष स्थान के नाम पर रखा जाता है, जैसे साकेत, सोमनाथ, महालय, या किसी विशेष घटना के नाम पर रखा जा सकता है, जैसे गोदान है, गबन है, वैदेही वनवास है। उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर रखा जा सकता है नाम, या फिर बिल्कुल चमत्कार या नयापन दिखाने के लिए भी नाम रखते हैं, जैसे जल टूटता हुआ, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस तरह भी शीर्षक लिखते हैं रचनाकार। इस प्रस्तुत नाटक का शीर्षक स्थान के नाम पर रखा गया है। हस्तिनापुर एक स्थान विशेष है, तो यह आधार शीर्षक का उचित है। धृतराष्ट्र और गांधारी जो हस्तिनापुर राज्य के शासक रहे हैं, वे उसको छोड़ करके वनगमन की तैयारी करते हैं। यहाँ से ये नाटक शुरू होता है। धृतराष्ट्र के भाई और सबसे प्रमुख जो परामर्शदाता होते हैं, छोटे भाई विदुर, वो उसका साथ निभाने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, पूरा कुरुवंश वनगमन करने के लिए तत्पर होता है। उस समय उनके मन में हस्तिनापुर छोड़ने की कैसी अनुभूति हुई होगी, उसका तो अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो धृतराष्ट्र को उसी समय वनगमन के लिए एक बहाना भी मिल जाता है कि अपने पुत्रों के प्रेत कर्म के लिए राजकोष से धन मांगता है। धन मांगने पर भीम उनको धन देने से मना करता है। इस बारे में लोग क्या सोचेंगे, पांडवों के द्वारा क्या व्यवहार किया जा रहा है पूर्व राजा धृतराष्ट्र के साथ, तो ऐसा सोचने के कारण वो कुंती भी उनके साथ वन को जाना चाहती है। तो वानप्रस्थ जो है वो हमारी एक परंपरा रही है, वनगमन को कहते हैं वानप्रस्थ। ऐसा कहलवाकर कृष्ण को भी इस प्रसंग से जोड़ दिया गया है। तो अपने पुत्रों के निसंतान मरने पर सत्यवती को उत्तराधिकारी की चिंता होती है। सत्यवती के कानूनी पुत्र कृष्ण द्वैपायन के नियोग द्वारा हस्तिनापुर राज्य के लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करना आवश्यक मान करके अंबिका और अंबालिका से उनकी अनिच्छा रहते हुए भी नियोग द्वारा संतान उत्पन्न कराई जाती है या कराई गई। इतना ही नहीं, हस्तिनापुर के लिए ही राजा का चयन करने के लिए रक्त शुद्धता, वंश परंपरा, समाज की मर्यादाओं पर भी चर्चा की गई है। हस्तिनापुर के राजा रहे अपने पिता शांतनु के हित के लिए देवव्रत ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा की, जिसके कारण वे भीष्म कहलाए। इस नाटक में शुभा और अंबिका द्वारा भीष्म की प्रतिज्ञा को भी हस्तिनापुर की समस्याओं और महाभारत जैसे बड़े युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है। तो अंत में शुभा जो होती है विदुर की माँ, वह कुरु वंश से मुक्त हुए हस्तिनापुर में रहकर जिंदगी बिताने की कल्पना करके खुशी होती है। यहीं पर ही इसी समय सच्चे शीर्षक का रहस्य खुलता है। तो इस वर्णन से स्पष्ट है कि हस्तिनापुर जो शीर्षक है वह नाटक के लिए सर्वथा उचित है। तो आज की मैंने इस कक्षा में आपको बताया कि इसकी हस्तिनापुर की जो नाटक है, हस्तिनापुर जो नंदकिशोरी आचार्य ने लिखा, इसका क्या कथा वस्तु है और इस नाटक का जो शीर्षक है उसकी युक्ति युक्तता, उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता पर अपन ने बात की। अगली वीडियो में इस हस्तिनापुर नाटक पर फिर अन्य विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।